हेलो ऑल, दिस इज सिद्धार्थ नीलकानी। आई होप आप लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा एंड तभी आप अभी सेकंड पार्ट देखने आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आया होगा, उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, इसलिए मैं आज पार्ट 2 के साथ यहाँ पर हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर लें एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। और नोट्स आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं इस चैप्टर के जितने भी हैं, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो देखो, चांदहुदारो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लाइक हमने मोहनजोदारो हड़प्पा की बात करी, वो तो सभी को याद हो जाती है, बट चांदहुदारो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, तो इसको मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्केल में किया जाता था। लाइक आज के दिन हम इंडिया में बात करते हैं ना कि हमारे जहाँ पर आयरन और माइंस होती है, वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वो सब चीजें। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी ध्यान रखो। हड़प्पन समय में आप लोगों का जो चांदहुदारो एक स्थल है, एक साइट है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत मैसिव अमाउंट में आप लोगों का क्राफ्ट प्रोड्यूस होता था। क्राफ्ट की मैं बात करता हूं, इसमें आप लोगों के बीड्स, आपकी पॉटरी, ज्वेलरी, सील, वेट, ये सब चीजें आप लोगों की आ जाती हैं। स्टोन्स की मैं बात करूं तो अब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में किन किन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखो, सबसे पहले स्टोन्स। स्टोन्स में आपका कार्नेलियन एक रेड कलर का स्टोन होता है, और क्रिस्टल सभी को पता है, जास्पर वगैरह वो सब चीजें भी इस्तेमाल की जाती थी। और उसके बाद मेटल्स में हम बात करें तो ब्रॉन्ज एंड गोल्ड का मेनली इनका यूज होता था, और टेराकोटा मिट्टी यूज होती थी। आप लोगों को पता है एक मतलब स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिसमें आप लोगों का एक बुल का भी आपको आप लोगों का एक फिगर मैंने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि हमें एक बुल मिला है टेराकोटा का बना हुआ। तो मतलब ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। अब देखो, उनकी टेक्निक्स की हम बात करें तो सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। देखो, बीड्स यानी माला एक तरह से समझो आप, तो कुछ इस तरह के अलग अलग शेप्स के वो बने होते थे। मतलब इसमें अलग अलग पत्थर लगे रहते थे। लाइक एक पत्थर आप लोगों का इस शेप का होगा, कुछ इस शेप के, कुछ बैरल शेप्ड, एंड आप लोगों को कुछ बात करूं तो सिलेंड्रिकल, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिस्क शेप्ड, इस तरह के आप लोग हमें यहाँ से पत्थर मिलते हैं। मतलब अलग अलग स्टोन्स, मतलब अलग अलग शेप के स्टोन से आपकी एक माला बनाई जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ माला। देखो, ये आप लोगों की एक माला, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग शेप से बनी हुई है। मतलब इन सबको एक साथ जोड़ के सीमेंट के थ्रू अलग अलग चीजों किसी मटेरियल होता होगा कोई उनके पास, जिनसे वो माला जब बनाते होंगे तो उसमें अलग अलग जो बीड्स हैं, अलग अलग स्टोन्स की वेरियस शेप्स की, उनको एक साथ जोड़ देते थे। यहाँ पर भी आप देखो जो इमेजेस में एक ही, ऐसा नहीं कि यार मतलब एक सिंगल टाइप के स्टोन से बनाई गई है। यहाँ पर अलग अलग आप लोगों की कोई इस शेप का है, कोई स्ट्रेट है, कोई सिलेंड्रिकल है, तो वो अलग अलग जो पत्थर होते थे, बीड्स, उनको एक साथ जोड़ के अपनी माला बनाते थे। तो उनकी कुछ टेक्निक्स होती थी। और देखो, जो टेक्निक्स थी, ऐसा नहीं था कि यार टेक्निक्स उन्होंने एक ही टेक्निक थी उनके पास कि वो जोड़ के बनाते थे। उनके पास अलग अलग चीज थी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मतलब अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टेटाइट, मतलब स्टेटाइट का वो यूज करते थे। एक सॉफ्ट स्टोन होता है, मतलब जो जोड़ने में आसानी होती है जिसे। तो मतलब टेक्निक्स उनकी कुछ इस तरह थी। और ड्रिल्स की बात करो, देखो हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करी तो अब कुछ ऐसी साइट्स भी होंगी, लाइक चांदहुदारो तो है ही है, उसके अलावा भी हमारे पास ऐसी साइट्स हैं लाइक लोथल और धौलावीरा, जहां हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। वहां से हमें ड्रिल्स मिली है। ड्रिल्स मतलब एक तरह से समझो यार, वो इक्विपमेंट्स हमें मिले हैं। वो मतलब एक लोथल और धौलावीरा में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें मतलब ड्रिल्स मिली हैं। ड्रिल्स से मेरा मतलब है जहां पर वो बनते थे, आई मीन बीड्स वगैरह बनती होंगी, आप लोगों की जो ज्वेलरी थी ये बनती होगी, पॉट्स वगैरह बनते होंगे। और शेल मेकिंग सेंटर, शेल मेकिंग सेंटर की हम बात करो तो देखो, एक ये आप लोगों की शेल है, मतलब बैंगल्स आप इन्हें कह सकते हो। तो ये हमें मिला है नागेश्वर और बालाकोट में। शेल मेकिंग सेंटर्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि देखो, नागेश्वर एंड बालाकोट आप लोग मैप पे भी देखोगे, वो कोस्टल एरिया के बहुत नजदीक है। और आप सभी को पता है कि यार शेल्स वगैरह हमें कोस्टल एरियाज के नजदीक बहुत ज्यादा मिलती हैं। नागेश्वर और बालाकोट में शेल मेकिंग सेंटर्स थे जहां बैंगल्स वगैरह सब चीजें बनाई जाती थी थ्रू शेल्स। तो आई होप आप लोगों को क्राफ्ट प्रोडक्शन का पार्ट क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा चांदहुदारो हो गया, आप लोगों का लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, एंड नागेश्वर बालाकोट, आप लोग के स्पेशलाइज सेंटर्स थे जहां हमें ड्रिल्स वगैरह मिलती है। वहां हमें ये सबूत मिलते हैं कि यार वहां पर एक क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। अब हम देखते हैं कि यार हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता कैसे लगाया कि मतलब यार यहीं पर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे। आई मीन क्या उन्होंने यूज किया, मतलब किस तरीके से पता लगाया। तो सबसे पहली चीज, रॉ मटेरियल लाइक स्टोन नड्यूल्स एंड कॉपर ओर। जैसे आज के दिन में बात करूं, एग्जांपल दूं आप ही लोगों को, तो आप लोगों को स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल थर्मोकॉल का कोई मॉडल बनाना हो, या फिर कोई चीज हमने सबने अपनी स्कूल लाइफ में सब चीजें करी हुई है, मतलब थर्मोकॉल मॉडल्स। तो उसमें आप जब बनाते हो तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल, मतलब आपने अपना मॉडल बना दिया, बट उसके बाद जो थर्मोकॉल बच जाता है, तो वैसे ही आप लोगों का समझो यार उनके साथ भी होता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ज्वेलरी बना रहे हैं, बीड्स बना रहे हैं, तो पूरे पत्थर का उन्होंने इस्तेमाल किया, बट कुछ पत्थर बच जाता था। तो वो जब पत्थर इतना ज्यादा बच गया तो उस समय पता चलता है कि यार यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर करता था। मतलब यहाँ पर जैसे नागेश्वर बालाकोट की मैंने बात की, शेल मेकिंग सेंटर वहां थे। एंड वैसे ही कॉपर ओर मैंने आपको बताया कि यार वो कॉपर का
बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आयरन उनको नोन नहीं था, इस बात का ध्यान रखना। तो कॉपर के हमें ओर्स मिलते हैं, मतलब बचा खुचा कॉपर हमें मिलता है। एंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक, मतलब अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि कुछ पॉटरी आधी अधूरी हमें मिली है, कुछ ज्वेलरी आधी अधूरी मिल रही है उन जगहों से। और देखो ऐसा नहीं है कि यार वो एक ही, मतलब बहुत सिंगल चीजें मिली, बहुत ज्यादा, जिनसे हमें पता चलता है कि यार वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर होंगे। लाइक आज के दिन आप कोई फैक्ट्री वगैरह देखो या फिर कोई इंडस्ट्री देखो, तो उसके बाद जहां पर कुछ बन रहा होता है तो बहुत सारी आप लोगों को आसपास, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होगा, रिजेक्ट होंगे, वो सब हमें मिल जाते हैं। जिनसे बात साफ है यार कि हड़प्पन्स भी, मतलब हमें उनके आसपास जो आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिनकी बात कर रहा हूँ, जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लाइक आपका चांद हो गया, उसके आसपास से हमें रिजेक्ट्स मिले, वेस्ट मटेरियल हमें मिला है। तो उससे साफ है कि यार क्राफ्ट वर्क को प्रैक्टिस करते थे। एंड लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो आप एग्जाम में कोट करना चाहो कर सकते हो, कि वेस्ट मटेरियल वाज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। मतलब देखो कहीं भी क्राफ्ट वर्क हो रहा है तो उसमें वेस्ट मटेरियल जरूर बचेगा। जैसा मैंने आपको बताया ना कि थर्मोकॉल से आप लोग अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, तो उसका मतलब वेस्ट मटेरियल आप लोगों का बच ही जाएगा, जिससे पता चलेगा कि यार क्राफ्ट वर्क होता था। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। तो देखो अब तक हमने चान्होदारो एक स्पेशलाइज सेंटर था, आपका नागेश्वर, बालाकोट बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थी, हम सबने पढ़ा कि यार क्राफ्ट वगैरह मेजरली यही बनता था। अब हम बात करते हैं कि यार रॉ मटेरियल कैसे वो प्रोक्योर करते थे, रॉ मटेरियल कैसे वो लाते थे। ये हम सब जानते हैं कि यार रॉ मटेरियल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि यार एक जगह पे आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगी। आज हम इंडिया की भी बात करें तो हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, विदेशी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो सेम हड़प्पा के लोग भी करा करते थे। तो देखो कितने एडवांस थे वो उस समय भी, आज से इतने हजार साल पहले भी वो इंपोर्ट, ट्रेड, ये सब चीजें करते थे। तो अब मैं बात करूं क्या ट्रेड करते थे, तो देखो स्टोन, टिम्बर, मेटल। अब देखो स्टोन, ऐसा नहीं है कि पूरा स्टोन कंप्लीट वो बाहर से ही मंगाते थे। स्टोन कुछ टाइप के जो मतलब खास वेराइटी के स्टोन थे, टिम्बर, लकड़ी, मेटल, ये सब चीजें वो बाहर से प्रोक्योर करते थे। बाहर से मेरा मतलब है कि वो बाहर की सेटलमेंट से प्रोक्योर करते थे, मेसोपोटामिया से भी करते हो सकते हैं। एंड रिवर रूट्स का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब प्लेन वगैरह तो उस समय नोन नहीं था कि वो प्लेन से आप लोगों का ट्रेड करेंगे, तो वो रिवर रूट्स के थ्रू, और रिवर रूट्स के थ्रू इसके हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हमें उनकी सील्स पर ये बोट्स के शेप मिले। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक सील है, ये हमें हड़प्पा से खुदाई में मिली है। यहाँ पर हमें एक बोट का एक वो मिलता है कि इसमें बोट बनी हुई है, जिससे साफ है कि वो बोट वगैरह का इस्तेमाल करते थे। एंड रिवर रूट्स मतलब नदी के थ्रू, समुद्र के थ्रू वो जाते थे और अपना रॉ मटेरियल लेके आते थे। उनका रॉ मटेरियल इसी तरह से आता था। और हड़प्पन की बात करो, देखो दूसरा तरीका ये था, सबसे पहला तो वो इंपोर्ट करते थे बाहर के सेटलमेंट से, और दूसरा ये था कि वो अपने यहाँ मतलब कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स बना लेते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट, वो मतलब समुद्र तट के किनारे थे नागेश्वर और बालाकोट, तो वहां वो शेल मेकिंग के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। क्योंकि देखो शेल समुद्र के तट के बहुत, मतलब समुद्र तट से जो पास की जगह होती है वहां पर ज्यादा शेल मिल जाती है। तो उन्होंने क्या करा कि एक अलग से लोकेशन फैक्टर नियर टू रॉ मटेरियल उन्होंने आपकी नागेश्वर और बालाकोट बना दी। एंड वहां से वो लोग आप लोगों के शेल्स वगैरह प्रोक्योर करते थे। और शोरटुगाई की मैं बात करूं जो कि फार ऑफ अफगानिस्तान में है आज के दिन, तो यहाँ से आपका लैपिस लजूरी, जिसका एक मतलब नीले कलर का पत्थर होता है, कुछ इस तरह का वो दिखता है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा पत्थर होता है। तो शोरटुगाई अफगानिस्तान से लाते थे, मतलब शोरटुगाई अफगानिस्तान से आप लोगों का लैपिस लजूली आता था फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। और दूसरा आप लोगों का लोथल से कार्नेलियन, कार्नेलियन वो लाते थे आपका लोथल से। और कॉपर आप लोगों को सबको पता है खेतरी रीजन से आता था, खेतरी इज इन राजस्थान। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी ज्योग्राफी है तो फिर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि खेतरी रीजन राजस्थान में। और आज भी हम मतलब कॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, कॉपर एक तरह से स्कार्स है हमारे यहाँ। तो खेतरी रीजन राजस्थान में जो है वहां से हमें बहुत कॉपर हम निकालते हैं। और गोल्ड के लिए वो साउथ इंडिया अप्रोच करते थे, मतलब साउथ इंडिया में आप लोगों को आज पता है यार कि कोलार माइंस है हमारी, बहुत सारी माइंस है। गोल्ड हमारा मेनली इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में ही है हमारी माइंस, जितनी भी हैं कम है हालांकि, बट हड़प्पन जो थे वो साउथ इंडिया से गोल्ड लाते थे। तो देखो अगर आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन कि उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, वो रॉ मटेरियल कैसे लाते थे, तो सबसे पहली चीज ये लिख दो कि यार वो इंपोर्ट वगैरह जानते थे, कि मतलब बाहर से वो प्रोक्योर करते थे स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये सब चीजें। और रिवर रूट्स का वो इस्तेमाल करते थे। और अगर आपसे पूछा है कि यार कभी क्वेश्चन आ गया कि जस्ट मतलब क्यों रिवर रूट्स का इस्तेमाल करते थे, हमें कैसे पता है, कभी आपसे कोई पूछ ले कि यार चलो एक बात बताओ, रिवर रूट्स का इस्तेमाल करते तुम्हें कैसे पता। तो देखो हमें वहां पर सील्स मिली है जिसपे बोट्स बनी हुई है, जिनसे बात साफ है कि यार वो बोट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। और वो लोकल सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर देते थे, लाइक नागेश्वर और बालाकोट, जो मतलब रॉ मटेरियल के नजदीक होती थी, जहां पर बनाना बहुत प्रॉफिटेबल होता था, शेल मेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चान्होदारो आपने पढ़ा ही है। शोरटुगाई से वो लापिस लजूली लाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स था आपका ये ब्लू कलर के स्टोन लापिस लजूली के लिए। और लोथल से कार्नेलियन लाते थे। और खेतरी रीजन जो राजस्थान में, वहां से कॉपर आता था। एंड साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स की हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसमें बाहर की जो कंट्रीज थे उनके साथ वो कैसे ट्रेड करते थे। तो देखो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम ओमान। देखो खेतरी रीजन से भी कॉपर हमारा आता था बट उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता था, इसलिए वो ओमान से कॉपर मंगाते थे हड़प्पा के लोग। ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हमें मिले खुदाई में, उन दोनों में सेम क्वांटिटी में निकल के हमें ट्रेसेस मिले। मतलब जो निकल की प्रोपोर्शन है, मतलब सेम मात्रा में हमें निकल मिला है, जिससे साफ है कि यार कॉमन ओरिजिन था कि मतलब हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स आपके ओमानी कॉपर से ही बने थे। और दूसरा है कि यार हमें लार्ज हड़प्पन जार भी मिला है ओमान में। आपको यहाँ पर फोटो जिसकी दिख रही है, ये हमें जो जार है ये हमें आपका हड़प्पा का ही जार है जो कि हमें ओमान में मिला है, जिससे बात साफ है कि यार जो हड़प्पन के लोग थे वो हो सकता है ओमान जाते हो और ओमान के लोग भी यहाँ आते हो ट्रेड पर्पज से। तो ट्रेड मतलब ओमान और हड़प्पा के बीच बहुत होता था। अब तीसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी जा चुकी है, तो उसमें मेंशन है कि मेसोपोटामिया का कॉन्टैक्ट था। मतलब मेसोपोटामिया वाले भी ट्रेड करते थे आपके मेलुहा, मगन और मतलब दिलमन नाम की जगहों से, जिनको हमारे जो स्टडी किया जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस ने, तो उन्होंने कहा कि मेलुहा का मतलब प्रोबेबली हो सकता है हड़प्पा। मतलब मेलुहा उन्होंने जब उनका स्टडी किया कि वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी जगह की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि मेलुहा मतलब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा, मतलब मेलुहा का मतलब हड़प्पा है। और उन्होंने कहा मगन मतलब ओमान एंड बहरीन आइलैंड मतलब दिलमन। तो देखो इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट में साफ है, वो हम स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं कि उनका कॉन्टैक्ट हड़प्पन में मगन ओमान वालों से और बहरीन आइलैंड दिलमन से था। तो मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा का रिलेशन था। मतलब आई मीन यह है कि वो मेसोपोटामिया वालों से भी ट्रेड करते थे। बहुत सारे हमें सील्स वेट्स हम मिले हैं, मतलब सील सीलिंग्स जो हैं, मतलब सील्स हमें अलग अलग कंट्रीज में मिलती है। कंट्रीज से मेरा मतलब मेसोपोटामिया से ही मिलता है हमें, और आपका हो गया ओमान से हमें सील्स वेट्स मिलते हैं, जिनसे साफ है कि यार वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, वरना ये सब चीजें वहां नहीं मिलती। हमें जार मिला है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ओमानी कॉपर की मैंने बात की तो दोनों में मतलब सेम क्वांटिटी में हमें निकल मिला है, जिससे साफ है कि कॉमन ओरिजिन था एंड उन दोनों के बीच ट्रेड रिलेशन थे। देखो हड़प्पन इतने एडवांस थे, उनका उस टाइम पर भी ट्रेड रिलेशंस थे आपके मेसोपोटामिया से, ओमान से एंड बहुत सारी दूसरी जगहों से भी वो चीजें प्रोक्योर करते थे। तो उनको खाली नहीं समझना हमें कि यार हल्के में नहीं लेना, उनको बहुत एडवांस वो लोग थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, सील्स स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। तो देखो सबसे पहले हम सील्स को डिस्कस करेंगे। सील्स मतलब मोहरें, आप लोग जानते हो एक हड़प्पन सील जो आपने सबसे पहले चैप्टर में देखी, सबसे पहले पार्ट में मैंने भी उसके बारे में बताया था। फिर हम बात करेंगे स्क्रिप्ट्स की। स्क्रिप्ट्स मतलब जो हड़प्पा के लोग लिखते थे उनकी मतलब राइटिंग्स की। और फिर वेट्स, वेट से मेरा मतलब है कि जो नाप तोल में उनका चीजें इस्तेमाल होती थी, मतलब बाट तराजू वो सब चीजें। देखो सबसे पहली चीज इस टॉपिक में हम सील्स पढ़ेंगे, मतलब जो ये स्लाइड है उसके नेक्स्ट में हम स्क्रिप्ट्स वेट्स में आएंगे। देखो सील्स की बात करूं तो सबसे पहले सील्स एंड सीलिंग्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो देखो आप लोग कार्टून भी देखते हो, लाइक छोटा भीम में होता है ना कि राजा इंद्र वर्मा ने पहलवानपुर में कोई कुश्ती का आयोजन है तो उसमें उनको इनवाइट करना है, तो वो एक अपनी मोहर लगा के एक वहां फरमान भेजेंगे, वहां एक पैगाम भेजेंगे कि देखो राजा इंद्र वर्मा ने कहा है, कि उनका एक मोहर भी लगा है। तो देखो वैसा ही होता था जो सील्स होती थी ना, जैसे हड़प्पा के लोग फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एक कार्टून का डिफरेंस आज के टाइम पे आपको दिया कि ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो सील्स फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा का कोई व्यक्ति है, उसे ओमान से कॉपर चाहिए, ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा कि एक लेटर लिखेगा, उसमें अपना स्टैंप लगा देगा। फिर राजा है कोई मान लो हड़प्पा का, उसे कुछ चाहिए ओमान से, तो अपना एक खास मोहर लगा देगा, जिससे जब वो ओमान में उसका लेटर पहुंचेगा कि इतना कॉपर चाहिए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पता चलेगी कि अरे हड़प्पा किसी राजा नहीं भेजा है, किसी मिनिस्टर नहीं भेजा है। तो इसलिए सील्स और जो सीलिंग्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती थी, क्योंकि यार उस टाइम पे मेल, गूगल मेल, ये सब चीजें नहीं होती थी कि आपके पास चीजें पहुंच गई तो आपको हम मेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो इसलिए सील्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। दूसरी चीज है सीलिंग्स। देखो बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि यार सील्स और सीलिंग होती क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, मैं सेकंड पॉइंट आपको एक चीज बताता हूँ, उसी में सीलिंग्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्या होता है कि अगर कोई चीज हड़प्पा से ओमान जा रही है, ठीक हो गया, तो उसके बैग में गांठ बांध के, मतलब उसकी नॉट बांध कर उसमें एक वेट क्ले लगा दी जाती थी, वेट क्ले चिपका दी जाती थी, प्रेस कर दी जाती थी उसकी नॉट पर। फिर उस नॉट पर एक मोहर पकड़ी जाती थी और उस पर एक ठप्पा लगाया जाता था। तो जो इंप्रेशन जब वो पड़ जाता था वो वेट क्ले में जो नॉट पर लगी हुई है, तो जब वो इंप्रेशन पड़ने के बाद उसको हम सीलिंग कहते थे। तो सील्स एक मोहर होती है और जो सीलिंग होती है वो एक वेट क्ले में जो हम इंप्रेशन मतलब इंप्रेशन हम पुट करते हैं उसको हम सीलिंग कहते हैं। तो ये वेट क्ले इसलिए पुट की जाती थी क्योंकि देखो आपने कई बार देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप लोग चीजें मंगाते हो, तो उसमें मतलब साफ साफ लिखा भी होता है कई साइट्स के पार्सल में कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन। तो वैसा ही कुछ सिस्टम उनका भी था। तो उसमें अगर मतलब सील में कुछ भी छेड़खानी होती थी बैग के साथ, तो उन्हें पता चल जाता था, क्योंकि सील में कुछ डिफेक्ट आया था, मतलब सील थोड़ी हटी हुई होती थी। तो एक तरह से वो
मतलब अगर जिसके पास पहुंचनी थी, मान लो मतलब जैसे मैंने बताया हड़प्पा से ओमान कोई चीज जा रही है, ओमान से हड़प्पा, तो अगर हड़प्पा से कोई ओमान भेज रहा है तो ओमान में जो रिसीव करेगा उसे पता चल जाता था। अगर सील इंटैक्ट मतलब पूरी अच्छे से चिपकी पड़ी हुई है उसकी नॉट में, तो उसे पता चलेगा कि यार बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है रास्ते में। पर अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती थी कि मतलब थोड़ी निकली होती थी, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। हो सकता है ऐसा कुछ सिस्टम हो। और उसके बाद हम बात करें तो यही आपकी सीलिंग्स होती थी। एंड उनमें एक राइटिंग की लाइन भी हमें मिली है, मतलब जो हम सीलिंग्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है उनमें मतलब राइटिंग की एक लाइन भी होती थी। हो सकता है उसमें मतलब नेम एंड टाइटल हो, कि जैसे कोई गुड हम भेज रहे हैं हड़प्पा से ओमान, तो ओमान में जो रिसीव करेगा उसका नाम पता हो, ऐसी चीजें उसमें होती थी। तो सीलिंग सिंपल इसलिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई हो। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। यार उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ आ रहा होगा। प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो करना ना भूलें, नीचे लिंक मिल जाएगी। तो देखो, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट की बात करें तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को रहस्यमय इसलिए कहा गया है, बहुत ईजी है, एग्जाम में आएगा, 1 मार्क में आया तो आप लोग लिख सकते हो। रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट और डिकोड इट। और थोड़ा 3 मार्क्स में आ गया तो मतलब 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसमें इंस्क्रिप्शंस जो थे वो बहुत शॉर्ट होते थे। इंस्क्रिप्शंस मतलब यार किसी भी क्ले टैबलेट में लिखना, पत्थर पर लिखना, मतलब जो एक तरह से लिखना आप समझ सकते हो। तो जो लॉन्ग शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे उनके, और जो लंबा सबसे बड़ा हमें इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें सबसे ज्यादा लिखा हुआ है उनमें, उन्होंने उसमें केवल हमें 26 साइंस मिले। और ध्यान रखना, उनकी अल्फाबेटिकल लैंग्वेज नहीं होती थी, ABCDEFGH ऐसे नहीं होते थे, साइंस होते थे। और करीब हमें मतलब अलग अलग सील्स वगैरह हो गया, या फिर पत्थर हो गए, या फिर अलग अलग चीजें, मतलब कहीं पर दीवार पे लिखा हुआ, तो उन सबको मिला के अलग अलग डिफरेंट 400 अराउंड उनके साइंस थे। मतलब 400 अलग अलग साइंस हमें खुदाई में मिले, मतलब किसी पत्थर में, किसी सील में, इस तरह से हमें 400 के करीब अलग अलग साइंस मिले, मतलब अलग अलग चिन्ह। तीसरा है स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मतलब स्क्रिप्ट अनडिसाइफर है, मतलब आज तक हम उसे नहीं पढ़ पाए, डिकोड नहीं कर पाए। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, तो हम उसे आज तक डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब हमें जो लिखा हुआ मिला है वो राइट टू लेफ्ट मिला है। जैसे नॉर्मली आज के दिन हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, वो लोग आपका राइट टू लेफ्ट लिखते थे। जैसे उर्दू भी आप लोगों की लिखी जाती है, इट इज रिटन राइट टू लेफ्ट, तो वैसे ही वो भी स्क्रिप्ट अपनी लिखते थे। और लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड एविडेंट फ्रॉम द सील्स, टैबलेट्स एटसेट्रा। तो देखो, क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि आपको कैसे पता चलता है कि यार हड़प्पा में जो लिटरेसी थी वो वाइड स्प्रेड थी, मतलब बहुत फैली हुई थी, वहां के लोग लिटरेट थे। आपको ऐसा कैसे पता चल सकता है? गिव 1 पॉइंट टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो आएंगे इस बार, क्योंकि चैप्टर्स कम है आप लोगों के, तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लिख दोगे सिंपल भाई, 1 नंबर का आंसर है भाइयों बहनों। एक चीज बताऊंगा, वो है इट इज एविडेंट फ्रॉम सील्स एंड टैबलेट्स, क्योंकि जो हमें खुदाई में उनके सील्स और टैबलेट्स मिले, उनमें हमें अलग अलग साइंस मिले, उनमें लिखावट मिली है, जिनसे पता चलता है कि लिटरेसी वहां वाइड स्प्रेड थी। अब यार कितने लोग लिटरेट थे वो तो नहीं पता, वो तो तभी पता चलेगा जब आप लोगों में से हो सकता है कोई एक दिन स्क्रिप्ट डिसाइफर कर ले, कोई हिस्टोरियन बने, तो तभी हमें पता चल पाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट हमारा वेट्स वाला टॉपिक है। बहुत शॉर्ट टॉपिक हम करेंगे, मतलब बहुत इजी टॉपिक है समझने के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि वो लोग आपका जो तराजू और बांट आज के दिन हम देखते हैं, लाइक आप फल सब्जी कभी लेने जाते हो तो तराजू उनके पास होता है, बांट वगैरह होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल हड़प्पन्स भी करते थे। हमें चर्ट नाम के एक पत्थर से बने अलग अलग क्यूबिकल स्टोन वेट्स मिले। और देखो, हमने इन्हें वेट्स कैसे कहा, आप कहोगे यार ये वेट्स ही क्यों, मतलब उनमें मार्किंग्स तो थी नहीं, मतलब ऐसे उसमें आज के दिन की, ऐसे आप देखोगे आज के दिन जो वेट्स होते हैं, स्टोन वेट्स, उनमें 1 किलो 500 ग्राम ऐसे कुछ लिखा होता है। बट उन जो वो जो स्टोन वेट्स थे, वो जो बांट थे, उनमें हमें ऐसी कोई मार्किंग नहीं मिलती है। पर हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि देखो एक ही जगह पे हमें अलग अलग साइज के मिलते हैं। लाइक एक कोई हो सकता है कोई शॉप हो, क्योंकि देखो ज्वेलरी और बीट्स तो बनती थी, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि हाँ कोई शॉप होती हो ऐसी ज्वेलरी की, जहां मतलब ये जो नेकलेसेस बन के आते थे वो बिकते हो, तो वहां इसका इस्तेमाल किया जाता हो। देखो अलग अलग साइज के स्टोन होते थे, एक सबसे बड़ा स्टोन होता था, फिर उससे थोड़ा छोटा, और फिर छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे स्टोन बिन के होते थे। और जो सबसे स्मॉलर वेट्स थे, मतलब जो सबसे छोटे पत्थर थे, स्टोन चर्ट, उनका इस्तेमाल होता था ज्वेलरी और बीट्स को तोलने के लिए। और जो आप ये लोअर डिनोमिनेशन देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल ये कहना चाहता है कि जो आपके पत्थर है वो अलग अलग साइज के होते थे और तोलने के इस्तेमाल किए जाते थे। लाइक सबसे जो छोटा पत्थर होता था वो 1 का होता था, 2 का होता था, मतलब उसके बाद 4 साइज, मतलब साइज समझ लो। और जो सबसे बड़ा आई मीन 12 800 इस साइज का भी एक पत्थर होता था। देखो वो हर छोटी से छोटी चीज तोलने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और बड़ी से बड़ी चीज तोलने के लिए भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे। बस इतना ही कहना चाहता है। और मेटल स्केल पेन्स वर आल्सो इन यूसेज, हमें तराजू भी वहां की सभ्यता से मिले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, सिंपल 3-4 पॉइंट लिख दोगे,
बात खत्म। मतलब यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। समझना मेन चीज है। दिक्कत है किसी भी टॉपिक में आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और नोट्स की बात करूं तो ये पार्ट कंप्लीट होते ही आप लोग मेरी वेबसाइट learnitoday.in उसमें जाइएगा, वहां आप लोगों को अपलोडेड मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं वहां भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स की। तो आई होप आप लोगों को बेट्स का टॉपिक क्लियर हुआ हो। सो गाइज नेक्स्ट हमारा है एंशिएंट अथॉरिटी। अब देखो हम देखते हैं कि हड़प्पा में शासक कौन थे, मतलब उनके रूलर कैसे थे, मतलब किस तरह से एक तरह से उनकी पॉलिटिक्स चलती थी। देखो इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट तीन थ्योरीज हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने रखी है कि मतलब किस तरह से वहां मतलब एक तरह से रूल होता होगा। सो एक पैलेस हमें मिला है, मोहनजोदारो में मिला था, एंड स्टैचू भी हमें प्रीस्ट किंग का मिला था। आप अपने राइट साइड में एक पिक्चर भी देख सकते हो, प्रीस्ट किंग आपकी बुक में बने हुए हैं, तो उनकी पिक्चर मिलती है। तो कई लोग कहते हैं कि यार ये हो सकता है ये प्रीस्ट किंग मतलब एक जो पुजारी थे वहां के मंदिर के, हो सकता है वो रूल करते हो, उनका एक रूल होता हो। बट हम ये थ्योरी नहीं मान सकते, क्योंकि देखो उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। पैलेस के अंदर भी हम बात करें तो ऐसा कोई मतलब कोर्ट के मतलब कोई एक मतलब कोर्ट होता है ना, जैसे उस तरह का हमें कुछ नहीं मिला। तो हम ये पैलेस वाली थ्योरी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बस आप एग्जाम में इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख सकते हो। पर जो थ्री थ्योरीज है, देखो एंशिएंट अथॉरिटी वाला टॉपिक आए तो ये तीन थ्योरीज आपको लिखनी है। तो देखो हिस्टोरियंस के तीन अलग अलग ग्रुप हैं, सबका अपना अपना मानना है। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी जो थी कंप्लीट, उसमें कोई रूलर नहीं थे, मतलब कोई ऐसा किंग नहीं था, कोई यहाँ का नेता नहीं था, कुछ नहीं था। सब लोग इक्वल थे, मतलब सब अपने मन से कहीं भी जा सकते थे, ऐसा हो सकता था। तो ये थ्योरी बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यार देखो आज हम अपनी कंट्री की बात करें, अगर कोई रूलर नहीं होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो मतलब एक तरह से सिस्टम जो होगा लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, मतलब बहुत अजीब चीजें हो जाएंगी। तो उतनी बड़ी वो सिविलाइजेशन थी, इतनी डेवलप्ड थी, वहां पॉसिबल नहीं है कि यार वहां कोई रूलर ना हो। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसे डिसअप्रूव कर दिया। दूसरी थ्योरी है कि वहां सिंगल रूलर नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि यार एक ही रूलर होगा, पर वहां सेवरल रूलर्स थे। इस थ्योरी का मतलब है कि मोहनजोदारो का अलग रूलर था, हड़प्पा का अलग रूलर था, धौलावीरा का अलग रूलर था। जैसे आज हमारे इंडियन कंट्री में होता है ना, इंडिया की अलग अलग स्टेट्स हैं तो अलग अलग सीएम होते हैं। तो उस तरह से आप समझ सकते हो कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ सिंगल नहीं पर बहुत सारे रूलर होते थे, मतलब हर एक साइट का सेटलमेंट का अपना एक अलग रूलर होता था। थर्ड थ्योरी कहती है कि सिंगल स्टेट था। आई मीन सिंगल स्टेट से मेरा मतलब है कि एक गवर्नमेंट होती थी उनकी, या फिर एक सिंगल स्टेट होता था। ये हम इसलिए कहते हैं, और ये सबसे प्लॉजिबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा अप्रूव्ड थ्योरी, बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको मानते हैं, मतलब एक मेजर ग्रुप इसे एक्सेप्ट करता है थर्ड थ्योरी को। क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स हैं, देखो इसका रीजन हम क्यों मानते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स हमें मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, हर जगह से सेम मिलते हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर हो गया, रेशियो हो गया, साइज सब में सेम। जैसे फाइन स्पॉट हो गया, वो हमें जो हड़प्पा में मिलेगा वो भी सेम होगा, और मोहनजोदारो में मिलेगा वो भी सेम होगा। और जो सेटलमेंट्स थी वो प्लान्ड सेटलमेंट्स थी। जैसे आपने पढ़ा कि मोहनजोदारो में सिटाडेल और लोअर टाउन था, वैसे ही आपका धौलावीरा में भी सिटाडेल और लोअर टाउन था। मतलब आई मीन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी एक सेटलमेंट और दूसरे के उसमें, और स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो फॉलो होता था। आई मीन आपका जो मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कोई भी सेटलमेंट हो गई, सब जगह आपके एक स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो आपकी एनसीईआरटी में दिया है 1:2:4, कुछ उस तरह का आपका फॉलो होता था। तो ये कुछ जो थर्ड है वो थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा सिमिलर हमें मिले हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि इतनी जो बड़ी आपकी मतलब फ्लरिश सेटलमेंट थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सभ्यता थी, उसका अंत कैसे हुआ। तो देखो 1800 बीसी से हमें एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए। जो हमारे आज के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है, उनको जो अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, मैच्योर हड़प्पन मतलब जो बहुत डेवलप्ड थी, लाइक चोलिस्तान, वो एबेंडन होना शुरू हो गए। मतलब वहां जैसे लोगों के घर थे तो लोगों ने वहां घर छोड़ना शुरू कर दिया, वहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता था, एंड जो मतलब लोग ट्रेड करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। और उसी समय मतलब जो लोग थे वो अलग अलग दूसरी दूसरी सेटलमेंट जैसे हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो अलग अलग राज्यों में जाकर बसना शुरू हो गए। तो चोलिस्तान उन्होंने छोड़ा और वो अलग अलग जाके बसना शुरू हो गए। और 1900 बीसीई से मटीरियल कल्चर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। जैसे यार अभी आपने पढ़ा कि मोहनजोदारो में आपका सिटेडल था, वहां ग्रेड बाथ बनता था, आई मीन, और उसके बाद ग्रेनरी थी, और लोअर टाउन में घर थे आपके, प्रॉपर ड्रेनेज था आपका। पर 1900 बीसी के बाद सब कुछ बदल गया। आई मीन मतलब जो घड़े बड़े सुंदर सुंदर से घड़े बनाते थे, वो जो नेकलेस बनाते थे, वो जो अलग अलग मूर्तियां बनाते थे, वो अब बनना बंद हो गया। मतलब जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, जैसे हड़प्पन सील हमने कही कि डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, सील्स वगैरह ये बंद हो गया, मतलब ये हमें मिले ही नहीं। उसके बाद इस टाइम पीरियड में हमें 2500 टू 1900 बीसी करीब करीब हमें मिला है, बट 1900 बीसी से उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, 1900 बीसी के बाद हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं।
जो मतलब मटेरियल कल्चर था, जिसमें मतलब कभी एक जमाने पर बड़े सुंदर सुंदर बीड्स बनते थे, शोरतुगाई से आपका लैपिस लजूरी आता था, तो अब वो सब बनना बंद हो चुका था और घर भी अब नहीं बन रहे थे उतने प्रॉपर, एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वर डिटीरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नॉट प्रोड्यूस। तो देखो 1900 बीसीई के बाद जो आपके बड़े बड़े मैंने बताया ना ग्रेट बाथ वगैरह थे, ये बनना बंद हो चुके थे। आई मीन मतलब उससे पहले हमने पढ़ा मोहनजोदारो में ये सब चीजें बन रही थी, लोअर टाउन होता था, वो अब बनना बंद हो चुका था। और जो लेट हड़प्पन कल्चर है, इट इंडिकेटेड रूरल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि देखो उन्होंने घर बहुत साधारण बनाना शुरू कर दिए। पहले जो उतने ईंटों के बड़े या प्रॉपर वो घर बनाते थे, बहुत अच्छे घर वो बनाते थे, अब वो उनके उतने अच्छे घर नहीं बन रहे थे, बाथरूम्स वो प्रॉपर नहीं बनाए थे, ड्रेनेज उनका प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो जो लेट हड़प्पन कल्चर है, मतलब जहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होना स्टार्ट हुआ ना, मतलब जहां से लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिए, वो हमें इंडिकेट करता है कि यार अब वो गाँव में जाके बसना शुरू हो गए। अब देखो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं। अब हम एक रीजन नहीं कह सकते, स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे अभी काम चल रहा है उस पर जो आपके एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग यार जो एबेंडन हुई है सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन का अंत हुआ, उसके कारण हो सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया हो वहां के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे आज हो रहा है ना कि हम मतलब अलग अलग नई टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत सारे जंगलों को काट रहे हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पर उन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया हो, क्लाइमेट में चेंज आया हो, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है उस वक्त बढ़ गई हो, मतलब केवल एक अनुमान है क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह हम आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। फ्लड्स वगैरह आ गए हों, या फिर जो रिवर बहती थी मतलब सिंधु नदी, उसने अपना कोर्स बदल दिया हो। लाइक सरस्वती एक नदी है जो आज के दिन विलुप्त हो चुकी है, जो आज के दिन हमें नहीं मिलती है, तो सरस्वती नदी हो सकता है कि उसने अपना कोर्स बदल लिया हो, वो सूख गई हो। तो बहुत सारे अलग अलग पॉसिबल रीजन हैं इसके, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो, क्योंकि यार देखो छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं थी ये। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर आज के हमारे इंडिया के भी हाफ ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ सेंट्रल इंडिया जो मतलब उसका आधे तक की सिविलाइजेशन कवर्ड थी। तो एक रीजन नहीं हो सकता, बट आप अगर एग्जाम में आए तो आपको यही लिखना है। अभी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी है उन्होंने। हो सकता है हमें कुछ समय में इसके बारे में पता चले कि वो एग्जैक्ट रीजन क्या था जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। सो पॉसिबल रीजंस कुछ ये थे, आपने पढ़ा एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कनिंघम्स कंफ्यूजन। तो मेनली जो मेजर टॉपिक है ये डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें आप लोगों को अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट जो आए इंडिया, मतलब डिफरेंट डायरेक्टर जनरल्स जो थे, उनका कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सो सबसे पहले कनिंघम्स कंफ्यूजन, 3 मार्क में चीजें पूछी जाती है कि कनिंघम का कंफ्यूजन क्या था। तो देखो कनिंघम की बात करते हो, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आप जितनी भी आज के दिन खुदाई वगैरह होती है, मतलब एक्सकेवेशन होती है, एंड आप लोग मॉन्यूमेंट्स में भी देखते हो, दिल्ली वगैरह आप कभी जाओगे, कहीं भी आप देखोगे जो मॉन्यूमेंट्स हमारे होते हैं, उनमें आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हें प्रिजर्व करके रखता है, उनकी देखरेख एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, सबसे ऊंची पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट एएसआई के, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है, कई सारे आया है कि इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो ही इज अलेक्जेंडर कनिंघम। बट हिज इंटरेस्ट वाज इन स्टडी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो देखो इनके इंटरेस्ट यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कई सारी जगह आप देखो कि यार इनका इंटरेस्ट नहीं लिखा जाता। तो देखो अगर हम कनिंघम्स कंफ्यूजन समझना चाहते हैं ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ था। उनका इंटरेस्ट इंडिया की आर्कियोलॉजी में 6th सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी बीसीई तक था। आई मीन जब नए नए आपके जो टाउन्स थे एंड सिटीज थे, अशोका वाला टाइम पीरियड इसमें आ जाता है, मगध वाला, इनको स्टडी करने में था। पर जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो उससे भी पुरानी थी। तो मतलब जब उन्हें एक सील मिली, जैसे आप अभी अपनी पिक्चर पे देख सकते हो, एक स्लाइड में आपको एक सील दी है, वो उनको किसने दी कि यार आप पता लगाइए कि ये मतलब कितनी पुरानी है, तो उसको पता नहीं लगा पाए, क्योंकि सबसे पहले चीज यार उनके इंटरेस्ट ऑफ स्टडी से बाहर थी। उनका इंटरेस्ट ऑफ स्टडी बहुत लिमिटेड था। उनको लगता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 6th सेंचुरी बीसी से शुरू हुई है, जब आपके 16 महाजनपद स्टार्ट हुए। बट उनको ये नहीं पता था कि यार उससे भी पुरानी एक सभ्यता है हड़प्पन सभ्यता, जैसा आज के दिन हम कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह से एक तरह से इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो मिस कर दी। तो क्योंकि वो देखो सबसे पहले उनको सील पकड़ाई, तो उन्होंने ये पता नहीं लगा पाई कि यार ये कितनी पुरानी है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किए चाइनीज और बुद्धिस्ट पिलग्रिम। उन्होंने उनको किसने सील दी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 4th सेंचुरी मतलब 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक के बीच, अशोका वाले टाइम पीरियड के बीच देखता हूं, अगर किसी ने हड़प्पा के बारे में कुछ लिखा है तो हो सकता है वहां से मुझे पता चल जाए। पर
उनको ये उन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि यार ये उससे भी पुरानी सभ्यता थी। सो ही मिस्ड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। सो इनका जो कंफ्यूजन था वो यही था कि उन्हें लगता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपकी 6th सेंचुरी बीसी 16 महाजनपद से शुरू हुई है, बट वो तो बहुत पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू हो चुकी थी, या फिर हो सकता है उससे भी पहले कुछ ऐसा हो जो आज के दिन हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। सो उन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम अकाउंट्स यूज किए। लाइक आप जानते हो हमारी कंट्री इंडिया में फायान हो गए या फिर हेम सांग हो गए, बहुत सारे चाइनीज और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए, तो उन्होंने उनके अकाउंट्स, उन्होंने जो लिखा उनको स्टडी करने की कोशिश की कि यार हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स के बारे में इन्होंने तो जरूर कुछ लिखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हड़प्पा बहुत पुरानी थी उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा था। सो अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं पता लगा पाए कि ये जो सील है ये कहाँ की है, तो ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। कभी भी आए कनिंघम्स कंफ्यूजन तो आप लोगों को लिखना है। आई होप यार आप लोगों को क्लियर हो रहा हो, मैं बोर ना कर रहा हूँ। अगर बोरियत हो रही है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इजी करने की। वैसे मैं इजी ही कर रहा हूँ, आपको यहीं पर दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो देखो इसकी खुदाई कैसे हुई, आई मीन हड़प्पा और मोहनजोदारो कैसे डिस्कवर हुआ उसकी बात करते हैं। तो बहुत शॉर्ट है, आपको केवल किसने जो इनके फाउंडर्स थे उनको याद रखना है। हड़प्पा आपका दयाराम साहनी जी ने एक तरह से एक्सकेवेट किया था, इसकी खोज हड़प्पा के दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जब गए उन्होंने खुदाई शुरू की तो वहां से उन्हें हड़प्पन सील मिली जिसकी आप फोटो देख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर और चीजें भी उन्हें मिल सकती है, तो उन्होंने खोदना शुरू किया तो बहुत अलग अलग आर्टिफैक्ट्स भी उन्हें मिले। तो 1920 की बात हो रही है जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद आर डी बनर्जी ने कहा कि यार दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खोज की तो मैं मोहनजोदारो में देखता हूँ, हो सकता है वहां भी मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए। तो जब वो मोहनजोदारो गए उन्होंने वहां एक्सकेवेट किया, वहां खुदाई की तो उन्हें वहां भी आर्टिफैक्ट्स मिले। और उसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद ही देखो 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की, 1922 में मोहनजोदारो में आर डी बनर्जी ने खुदाई की, वहां से उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले। फिर उसके बाद मार्शल ने 2 साल तक, मतलब इन 2 साल के बाद मार्शल भी उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, तो वहां गए, उन्होंने वहां का सर्वे किया। और उसके बाद 1924 में मोहनजोदारो जब डिस्कवर हुआ उसके 2 साल बाद ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, वर्ल्ड को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में हमें एक और नई सिविलाइजेशन मिली है। वरना उससे पहले क्या होता था कि वर्ल्ड में देखो 1920 से पहले ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया, ग्रीक, चाइनीज, केवल यही सिविलाइजेशन वर्ल्ड में है, इसके अलावा कोई सिविलाइजेशन नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की उन्होंने डिस्कवरी जो अनाउंस की, उससे मतलब एक पूरे वर्ल्ड में उस वक्त जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनमें एक नया वो आ गया कि यार मतलब एक नई जगह हमें डिस्कवर की, यहाँ से बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं। और उसके बाद एस एन रॉय, देखो इनका नाम याद कर लेना, ये मैंने थर्ड मतलब स्टार में नाम रखा है, केवल इनकी बुक का नाम याद रखना, ज्यादा ये सोर्सेज में आपका गिवन था। तो देखो एस एन रॉय का नाम याद रख लेना, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसमें ये जॉन मार्शल के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एस एन रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मत मिस करना। तो थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया था। अब हम आते हैं फोर्थ में। तो देखो जॉन मार्शल की विशेषता ये थी, खासियत ये थी कि वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क किया। क्योंकि प्रोफेशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था ग्रीस में, या ग्रीस सिविलाइजेशन जो आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन थी उसमें वर्क करने का। कहने का मतलब है कि जो जॉन मार्शल थे वो इंडिया में डायरेक्टर जनरल बनने से पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में भी ये एक्सकेवेशन वगैरह में काम कर चुके थे, तो इसलिए उन्हें प्रोफेशनल कहा गया है। दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे, बट क्योंकि उस समय हम कॉलोनियल पावर के अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंदर थे, 1920 की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मौका नहीं मिलता था कि वो ग्रीक सिविलाइजेशन में जाके वर्क ऑन करें, बट ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो जॉन मार्शल को इसलिए यहाँ पर प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया है। तो देखो जॉन मार्शल का पॉजिटिव ये था कि फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव आई मीन यार देखो नेगेटिव उस सेंस में नहीं, नेगेटिव ये था कि उनका एक जो मतलब नेगेटिव यही रहा कि उन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में खुदाई शुरू की। देखो क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है, एक मतलब स्टडी होती है स्ट्रैटिग्राफी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो देखो स्ट्रैटिग्राफी में क्या होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनकी स्टडी की जाती है, जिनसे आर्टिफैक्ट्स की एज को पता किया जाता है। जो सबसे लास्ट में आर्टिफैक्ट हमें मिलेगा सबसे नीचे, वो सबसे पुराना होगा, और जो सबसे ऊपर मिलेगा सबसे नया होगा। तो उन्होंने क्या करा, जो आपके ये थे जॉन मार्शल, इन्होंने एक साथ खुदाई शुरू की, और जो जो मिलता गया उन्होंने एक साथ उसे रख दिया। उन्होंने मतलब ये नहीं देखा कि कौन सी लेयर से मिला, उन्होंने मतलब जैसे जो टॉप पर मिला उसको भी एक साथ रख दिया, और जो सबसे नीचे मिला और उसे भी एक साथ रख दिया। जिससे क्या हुआ, जो आर्टिफैक्ट्स की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी कि मतलब वो किस समय के थे, ये सब लॉस्ट हो गई। मतलब क्योंकि देखो अगर वो इस तरह से मतलब इस तरह से रखते हैं ना हिसाब कि देखो पहली लेयर से हमें ये आर्टिफैक्ट्स मिले, तो इतने
साल पुराने होंगे, मतलब स्टडी जब वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर से हमें मिला तो ये 1000 साल पुराने होंगे, उसके बाद 2000 साल पुराने। तो देखो इस तरह से उन्होंने स्टडी नहीं किया, वो एक साथ रखते गए, आर्टिफैक्ट्स को जमा करते गए, तो उससे क्या हुआ कि आर्टिफैक्ट्स की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो खो गई। आई मीन हम उसकी एज के बारे में आज भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जॉन मार्शल ने उसे एक साथ एक्सकेवेट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। तो देखो आर.ई.एम. व्हीलर 1944 में डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी फॉलो करी। न्यू टेक्निक्स यहाँ पर इसलिए कहा गया है, और एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन व्हीलर एंड जॉन मार्शल एक्सकेवेशन, की दोनों के एक्सकेवेशन के बीच में डिफरेंस क्या था। तो देखो सिंपल ये था कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इग्नोर करी आपकी स्ट्रेटिग्राफी, वो लेयर्स में स्टडी नहीं करते थे, उन्होंने एक साथ खोदा, सब चीज एक साथ रख दी। पर जो व्हीलर थे, ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल 1944 में थे, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी फॉलो की। ये लेयर वाइज हर एक आर्टिफैक्ट का डेटा ऐसे स्टडी करते थे। मैं अभी आपको एक पिक्चर के थ्रू क्लियर करूंगा। बहुत ज्यादा साइट्स इन्होंने एक्सकेवेट की, और क्योंकि एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश आर्मी में ब्रिगेडियर थे, तो मिलिट्री प्रिसिशन अपने साथ लाए। देखो मिलिट्री प्रिसिशन से यहाँ पर मतलब है एक्यूरेसी। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक मतलब मिलिट्री में कोई भी चीज हो उसका अप्रॉक्स नहीं लेते। लाइक किस रेंज से आपको मतलब बुलेट फायर करनी है, किस रेंज से आपको गोली चलानी है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर आप करोगे तो गलत फायर हो जाएगी, गलत निशाने पे लेगी। तो देखो इस तरह से आप समझ सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेसी वो अपने साथ लाई, क्योंकि ब्रिगेडियर थे, आर्मी मैन थे, टू प्रैक्टिस आर्कियोलॉजी। इससे आर्कियोलॉजी में अब क्या मतलब है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार इसका आर्मी का आर्कियोलॉजी से क्या मतलब। तो देखो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब वो आर्कियोलॉजी भी कभी करते थे, खुदाई वगैरह, तो उसमें जो वो करते थे बिल्कुल एक्यूरेट करते थे। मतलब कोई चीज उन्हें मिली तो उसे बिल्कुल एक्यूरेट समय के अकॉर्डिंग लगा देते। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मार्शल ने किया कि सारी चीजें एक साथ खोदी और एक साथ रख दी। बट व्हीलर जो थे, मतलब ब्रिगेडियर थे, बहुत डिसिप्लिन आर्मी मैन थे, तो उन्होंने वो हर एक चीज को स्टडी करते थे, बिल्कुल एक्यूरेट होता था, उनको एक्यूरेसी पसंद थी क्योंकि वो आर्मी मैन थे। एंड तो ये चीजें डिफरेंट थी व्हीलर और मार्शल में। और आज एक पिक्चर में अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले हम लास्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो आज के दिन बहुत सारी हड़प्पन जो वैली की साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, दे आर इन पाकिस्तान। लाइक आपका मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सारी की सारी चोलिस्तान, ये सारी की सारी आपकी आज के दिन पाकिस्तान में, मेजॉरिटी साइट्स आपकी पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ ही साइट्स हैं। और उसके बाद में बात करूं तो सिंस 1980s देयर इज ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, नाउ मोर मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड। तो 1980s के बाद बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि उससे पहले मतलब क्या था, हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जब डायरेक्टर जनरल आते थे एएसआई के, वही थोड़ा बहुत स्टडी करते थे। बट 1980s के बाद, और इवन आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर लगातार काम चल रहा है। और आप देखते होंगे कि कई बार लोग अपनी अपनी जो हिस्टोरियंस है, नई नई थीसिस निकालते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, इस तरह से उनका रिलीजन होगा, कस्टम होगा। तो अलग अलग अभी रिसर्च चली थी उस पर, स्क्रिप्ट अभी भी नहीं पढ़ी गई है अनफॉर्चुनेटली। सो सिंपल ये है कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और एक पिक्चर में भी आपको स्ट्रेटिग्राफी के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है ना, सिंपल देखो, ये आज के दिन का ग्राउंड सरफेस है। अब ये मत कहना कि 1920s का है, तब कार लाइसेंस प्लेट कहां से हुआ, तब भी हो सकता था वैसे। बट नॉर्मली जैसे आज के दिन की हम बात करें, आप सिंपल, आपके घर के बाहर मिट्टी है, आप उसे थोड़ा सा खोदोगे, आपको कैन मिलेगा जूस का, प्लास्टिक कॉम जो इतने साल पुरानी नहीं होगी, मतलब ऐसी मतलब पड़ी होगी। थोड़ा आप और नीचे खुदाई करोगे तो आपको ग्लास बॉटल, ये हॉर्स शू मैग्नेट, ये इस तरह की कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। थोड़ा और करोगे डीप, मतलब जिस तरह से आप अंदर खुदाई करते जा रहे हो अलग अलग लेयर्स में, तो लास्ट जो लेयर्स होगी उसमें आपको पॉटरी फ्रेगमेंट्स, बोन ऑल, मतलब स्टोन एरो पॉइंट, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सिंपल चीज है, जो सबसे टॉप में होता है वो सबसे यंगेस्ट होता है, मतलब जो यंगेस्ट लेयर में है वो अपर मोस्ट है, सबसे अपर मोस्ट। जो सबसे ऊपर मिलेगा सबसे यंगेस्ट, जो सबसे नीचे मिलेगा वो सबसे ओल्डेस्ट। तो यही चीज थी जो जॉन मार्शल ने इग्नोर कर दी, वो इसे मतलब फॉलो नहीं कर पाए। बट आर.ई.एम. व्हीलर ने बहुत अच्छे से फॉलो की। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें यहाँ पर एल्यूमिनियम कैन मिलता तो यार वो उसे लेयर 1 में लिखते, वो लिखते कि यार ये लेयर 1 से मिला मुझे, और उसके बाद जो उन्हें ग्लास बॉटल मिलती ये लेयर 2 से मिली तो उसे लेयर 2 में रखते, और फिर लेयर 3 में उनको बुलेट मिली तो लेयर 3 में रखते। तो कैटेगराइजेशन लेयर वाइज किया। स्ट्रेटिग्राफी सिंपल लेयर्स की स्टडी होती है कि अलग अलग आर्टिफैक्ट्स जो आपको अलग अलग लेयर्स में मिलते हैं। ध्यान रखना सबसे लास्ट में आपका सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट होता है, मतलब जो हड़प्पा की पॉटरी वगैरह ये सब चीजें हमें सीड्स वगैरह मिली सबसे लास्ट की लेयर्स में ही मिली है। इसीलिए मतलब उनकी एज मार्शल ने जब एक्सकेवेट की वो हमें नहीं पता लगा पाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो खोद चुके थे, उसके बाद उनकी वैल्यू लॉस्ट हो चुकी थी, मतलब उनकी डेट वगैरह अब हम पता नहीं कर सकते। अब काफी ज्यादा मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स आ गए, लाइक कार्बन डेटिंग वगैरह सब, वो सब चीजें। बट जो स्ट्रेटिग्राफी थी वो मार्शल ने इग्नोर करी थी, एंड आर.ई.एम. व्हीलर ने उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटिग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
सो गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर पास्ट। तो देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं हम उन्हें मतलब एक साथ मतलब किस तरह से एक साथ क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उसे इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, क्या क्या हम इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग आर्टिफैक्ट से। तो सबसे पहले हम उन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं, उन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डालते हैं, उनके बेसिस क्या है जिनके आधार पर हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, बहुत आसान तरीका है, वो है मटेरियल के तौर पे। कोई भी चीज मिली, आर्टिफैक्ट, कल्चर, कुछ भी, उसे हम पहले मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि देखो स्टोन के जितने सारे आर्टिफैक्ट्स मिले वो एक तरफ, क्ले के जितने सारे, जैसे टेराकोटा एक बुल मिला था आप लोगों को, प्लो मिला था, वो एक तरफ, और मेटल के आर्टिफैक्ट्स एक तरफ। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है मटेरियल के बेसिस पे कि किस चीज से वो बने हैं, तो स्टोन, क्ले, मेटल एक्सेट्रा। दूसरा है फंक्शन, कि क्या काम में वो लाए जाते थे, या फिर हड़प्पन उनका यूज कैसे कर सकते थे। जैसे मैं बात करूं तो देखो एक सैडल कॉइन हमें मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो उसके लिए क्या करते हैं, और देखो इस चीज में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो प्रेजेंट टू पास्ट जाते हैं। लाइक आज के दिन मतलब हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैडल कॉइन की मैंने बात करी, तो सैडल कॉइन का नॉर्मली आज के दिन यूज होता है पाउंडिंग और ग्राइंडिंग में, पीसने, और मतलब एक तरह से जो ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होता है उसमें आज के दिन कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हड़प्पा से वो चीज मिली तो हड़प्पा से के लोगों भी इसका इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा। क्योंकि हम प्रेजेंट आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसे पास में देखते हैं कि देखो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी इसका इसीलिए इस्तेमाल करते हो। तो फंक्शन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट जो हमें मिला है क्या वो टूल ही था या फिर कोई ऑर्नामेंट था। लाइक हमें बीड्स वगैरह मिली हैं तो हम उन्हें ऑर्नामेंट कह सकते हैं, बट हो सकता है कि क्या पता उसका भी कोई टूल बनता हो। तो ये सब चीजें स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है अगेन। तीसरा है इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस का भी यूज करते हैं। लाइक अगर हमें ये पता करना है कि कॉटन का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, तो इसके लिए हमें स्कल्पचर्स मिले, मतलब जो मूर्तियां आपको मिली है ना, एक मदर गॉडेस हो गई और बहुत सारी अनेक मूर्तियां मिली हैं, और लाइक आपका एक प्रीस्ट किंग भी हो गया। तो उसमें हमें ऐसा मिला है कि उन्होंने कुछ कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, और उसके बाद हमें मतलब कॉटन के कुछ टूल्स भी मिले, मतलब जिनसे कॉटन को मतलब एक तरह से बुन कर या फिर सिलकर आप कह सकते हो कपड़ा बनाया जाता था। इस तरह से कुछ हमें टूल्स भी मिले हैं जिनसे बात साफ है कि कॉटन उन्हें नोन था। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस का यूज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। जो मैंने बताया स्कल्पचर्स को स्टडी करते हैं, अगर स्कल्पचर में किसी मूर्ति में आपके कपड़े पहने हुए तो कहते हैं कि यार कॉटन उन लोगों को नोन थी और वो कॉटन का इस्तेमाल करते थे। और नेक्स्ट है आपका कहाँ मिले। तो देखो अगर कोई घर में कोई चीज मिली है आप लोगों की, मतलब हड़प्पन घर की मैं बात कर रहा हूँ, खुदाई में अगर घरों के अंदर आप लोगों के पॉट्स या फिर नॉर्मल यूटिलिटेरियन चीजें, बर्तन वगैरह सब चीजें मिल रहे हैं, तो वो मतलब इस तरह से क्लासिफाई कर देंगे कि घरों के अंदर मिला। तो वो मतलब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उसके थ्रू, कि घरों में बर्तन मिले तो उनका यूज होता था, ये सब चीजें। और ग्रेव से मिले तो उनको अलग, मतलब देखो क्लासिफिकेशन का ही एक बेसिस है कि कहाँ से मिले, घर से मिले, ग्रेव से मिले, या फिर ड्रेन से मिले। तो देखो ग्रेव से मिलेंगे तो उसका इस्तेमाल वो अलग कर देंगे, मतलब ग्रेव से जितनी भी सारी चीजें मिली उन्होंने एक तरफ रख दी कि इनका इस्तेमाल हम करेंगे सोशल डिफरेंसेस को देखने में कि उनकी सोसाइटीज में क्या क्या डिफरेंस थे। और दूसरा ड्रेन वगैरह से भी मतलब बहुत सारी जो चीजें मिलती हैं, तो वही चीज क्लासिफिकेशन है। और आर्कियोलॉजिस्ट को लास्ट पॉइंट लिखा है सिंपल, हैव टू डेवलप फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ टाइम एंड प्लेस टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। तो देखो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्क्रिप्ट क्योंकि पता नहीं है तो उनको रेफरेंसेस का यूज करना पड़ता है टाइम एंड प्लेस की। जैसे कि अगर हमें कोई बहुत अननोन चीज हड़प्पा में मिली, फॉर एग्जाम्पल सील, स्टार्टिंग में हमें सील मिली, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो रेफरेंस लेंगे मेसोपोटामिया से, क्योंकि देखो मेसोपोटामिया में सील्स का इस्तेमाल ट्रेड वगैरह के लिए होता था। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी अनुमान लगाया कि हड़प्पा वाले भी ट्रेड के लिए करते होंगे। तो ये चीज है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जितने भी उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनको क्लासिफाई करने में। सबसे पहला आपका मटेरियल के बेसिस पे होता है, दूसरा होता है आपका फंक्शन के बेसिस पे कि आर्टिफैक्ट टूल है, ऑर्नामेंट है, मतलब क्या यूज होता था उसका। तीसरा होता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जिसमें मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे स्कल्पचर वाली चीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट होता है आप लोगों का कहां से मिले हमें आर्टिफैक्ट्स, तो इन बेसिस पे आप लोगों का जितने भी आर्टिफैक्ट्स उनको क्लासिफाई किया जाता है। सो गाइस सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं इस चैप्टर के, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो हमने देखा कि यार क्लासिफाई फाइंड्स को हम कैसे कैसे करते हैं, जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हम उन्हें किन किन कैटेगरीज में बांटते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है इंटरप्रिटेशन में। तो देखो जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट होते थे आपके 19th 18th सेंचुरी के, उनको जब भी कुछ मतलब अनोखी चीज मिलती थी जो मतलब अनफेमिलियर हो, जिनसे वो परिचित ना हो, मतलब जो आज तक देखी ना हो, सुनी ना हो, तो वो कहते थे कि यार इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ होगा। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी कि हम उसे फर्दर उतना एलेबोरेट स्टडी कर सके, साइंटिफिक स्टडी। तो कुछ भी
अनयूजुअल चीज मिलती थी तो उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे कि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। और जैसे आपका एक टेराकोटा फिगरिन, देखो इसमें मेनली क्या है ना, आपका रिलीजन के बारे में बताया गया कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो रिलीजन वगैरह में विश्वास रखते थे, क्योंकि हमें वहां से मिला आपके मदर गॉडेस, जो कि आप साइड में एक फोटो भी देख सकते हो उनकी अपने राइट साइड में, जो कि हेवीली ज्वेल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा उनपे, जैसे आज के दिन हमारी वैष्णो देवी माता होती है, बहुत अलग अलग टाइप की हमारी गॉडेस होती है, उनके में होता है एक सर पे एक मुकुट भी होता है, तो उस टाइप का भी हमें कुछ फिगर मिला है मदर गॉडेस का हड़प्पा से, जिनसे पता चलता है कि यार वो रिलीजन में हो सकता है विश्वास रखते हो, उनकी कोई ये देवी हो। और उसके अलावा प्रीस्ट किंग स्टैचू जानते ही हैं कि मतलब प्रीस्ट किंग जो एक बियर्डेड स्टैचू था, जिसको कई लोग मानते हैं कि वो भी एक गॉडली फिगर होगा वहां का। तो इस तरह के मिले जिनसे पता चलता है कि यार रिलीजन वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब इस तरह की कोई हेवीली ज्वेल्ड एक फिगर मिला है तो बात साफ है। और दूसरी चीज ये कि ग्रेट बाथ और फायर ऑल्टर्स, तो ग्रेट बाथ मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अजम्पशन है, ये माना है कि ग्रेट बाथ का इस्तेमाल रिचुअल बात में किया जाता हो, कि मतलब कोई जैसे हमारे गंगा स्नान होता है, कोई अहम ऐसे दिन की मतलब कोई स्पेशल ओकेजन पे वहां लोग सारे स्नान करते होंगे, तो ग्रेट बाथ भी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसकी। और दूसरा फायर ऑल्टर्स, देखो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। फायर ऑल्टर्स का मतलब होता है अग्नि कुंड, मतलब ऐसा आप लोग देखते हो कभी आप मंदिर में जाते हो, कोई हवन होता है, फिर कोई भी चीज जो वो मतलब एक बीच में सेंटर में होता है ना, जिसमें आपकी लकड़ी वगैरह जल रही होती है, जिसमें हवन वगैरह होता है, उसको हम फायर ऑल्टर कहते हैं। तो देखो हमें फायर ऑल्टर के एविडेंसेस भी मिले हैं, देखो मैं आपको अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, ये हैं आपके फायर ऑल्टर जो हमें मिले हैं आपके कालीबंगन और लोथल से। तो ग्रेट बाथ और फायर ऑल्टर एक और चीज सजेस्ट करता है कि देखो रिलीजन उनका था, मतलब इन चीजों की रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। और प्लांट मोटिव्स ऑन सील्स इंडिकेट नेचर वर्शिप, देखो जो उनकी सील्स हैं उनपे अलग अलग हमें प्लांट मोटिव्स मिले, एनिमल मोटिव्स मिले, जिनसे साफ है कि वो नेचर की भी वर्शिप करा करते थे। जैसे अभी आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, मैं एक पशुपति की सील मिली है, मतलब इसमें एक यौगिक फिगर, मतलब योग करता हुआ एक कोई व्यक्ति ऐसे मतलब योगिक पोस्चर में बैठे हैं और उनके पूरे आसपास जानवर पूरे सराउंडेड हैं, तो मतलब हो सकता है इसकी भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो। और मतलब प्लांट मोटिव्स, मतलब जो प्लांट के एक तरह से मतलब बने हैं कुछ चित्र आपके सील्स पर, उससे पता चलता है कि वो नेचर की वर्शिप भी करते थे, मतलब नेचर को बहुत ज्यादा मानते थे एंड उसको एक्सप्लॉइट करते नहीं थे। और मिथिकल क्रिएचर्स लाइक यूनिकॉर्न, ये भी हमें सील्स पर मिलते हैं, यूनिकॉर्न वाली सील भी हमें बहुत सारी मिली है। मतलब मिथिकल क्रिएचर हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थे कि नहीं है कि ये एग्जिस्ट करते थे, लाइक आपका यूनिकॉर्न हो गया, पेगासस हो गया, मोस्टली माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं, तो ये भी हमें उनकी सील्स पे मिले हैं। और कोनिकल ऑब्जेक्ट्स, देखो मेन चीज इसमें यह है कि कोनिकल ऑब्जेक्ट्स भी हमें वहां से मिले, जिनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने लिंग के तौर पे क्लासिफाई किया है। जैसे आज के दिन हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होता है, मतलब एक कुछ इस तरह का पत्थर होता है। अब देखो बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि देखो ये भी हमें हड़प्पा से मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो मैं क्यूबिकल कोनिकल ऑब्जेक्ट सॉरी कह रहा हूं यहाँ पर मैं, कोनिकल वो भी हमें हड़प्पा से मिले, जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हो। तो लग रहा है ना कुछ कुछ, मतलब अगर आपने टेंपल विजिट किया, बहुत कॉमन सी चीज है कि शिवलिंग की तरह दिख रहा है, मतलब उस जैसा कुछ शेप है इसका, तो हो सकता है वो भी इसकी पूजा करते हो। तो बस इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम ये है कि मतलब बहुत सारे जो उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने रिलीजियस से उसका निकाला, उनसे मतलब निकला कि जो आपकी मदर गॉडेस थी उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, प्रीस्ट किंग थे उनका भी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, ग्रेट बाथ हो गया, फायर ऑल्टर्स जो अग्निकुंड मैंने बताया, और प्लांट मोटिव्स हमें जो सील्स पर मिले हैं वो भी एक रिलीजन को दर्शाते थे, एंड कोनिकल ऑब्जेक्ट जो मैंने लिंक को बताया। और मैं अपनी बात करता हूँ, जो सबसे मुझे मतलब स्पेशल चीज लगी कि वो थी आपकी मदर गॉडेस का फिगर, और दूसरा है लिंक जो हमें वहां से मिले हैं। हालांकि इन लिंक की भी एक स्टोरी है कि आगे जाकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे मतलब रिफ्यूट कर दिया, नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं था, हो सकता है कि ये मतलब एक कोई बोर्ड गेम होते हैं ना आपकी, उस तरह के उसमें इस्तेमाल किया जाता हो दूसरे शमन्स के द्वारा, जो मतलब इसका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, मतलब जो आत्माएं वगैरह होती है ना, आप लोगों ने स्टोरीज पढ़ी होंगी कि एक बोर्ड होता है उसमें गेम खेलते हैं, तो कई आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी माना है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो गाइस लास्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रोटोशिवा सील। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या है कि सबसे जब हमें हड़प्पा में खुदाई करी तो हमें एक सील मिली, जिसमें क्या था, एक फिगर बना था जो क्रॉस सीटेड था, एक योगिक साधना में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर जानवर थे, ऐसा हमें एक सील पर डेपिक्शन मिली है। सील पर इस तरह से कुछ चित्र बने हुए थे। तो फिर हमने ऋग्वेदा देखा, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने देखा कि यार ये कोई गॉड तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब ऋग्वेदा का टाइम और उनका टाइम एक ही था। और देखो ऋग्वेदा आपका 1500 से 1000 बीसी के बीच कंपाइल हुआ था, इसकी डेट आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो जब ऋग्वेदा, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ऋग्वेदा में क्या है, कि मतलब ऋग्वेदा में कोई रेफरेंस है इनके बारे में, जो सील में हमें डिपिक्शन मिली, तो उन्होंने ये पाया कि वहां ऐसी कोई डिपिक्शन नहीं थी, क्योंकि वहां जो रुद्र, मतलब ऋग्वेदा में आप लोगों का शिव जी ऐसा नहीं लिखा है, वहां पर रुद्र एक नाम मेंशन्ड है, जो हमारे मतलब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस है, उनका मानना है कि रुद्र आपका शिव जी के लिए यूज हुआ है, तो उसमें रुद्र एक टर्म यूज हुई है शिव जी के लिए। बट जो ऋग्वेदा में रुद्र का डिपिक्शन है शिव जी का, आई मीन वो ना ही पशु
पशुपति के तौर पे डिपिक्टेड हैं और ना ही योगी के तौर पे। तो जो हमें एक थ्योरी आई थी कि सील में ये योगिक पोस्चर में है, इनके चारों ओर पशु हैं, तो ये मतलब पशुपति यानी शिव जी होंगे, तो ये थ्योरी यहाँ पर एक कैंसिल हो गई। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खैर आज भी मानते हैं कि वो शिव जी का ही डिपिक्शन है, पर बहुत सारों का मानना है कि ऐसा नहीं है। सील डिपिक्शन डजंट मैच विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेद। तो सिंपल समझो कि जो सील में डिपिक्शन थी रुद्र की, मतलब आई मीन जो सील में एक हमें फिगर मिला था, वो मैच नहीं करता हमारे शिव जी से। और कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा कहा है, बाद में स्कॉलर्स ने कहा कि शमन हो सकते हैं। लाइक आप बहुत जगह देखते होगे कि यार आपने एक मतलब 9th एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें 9th या 10th में एक चैप्टर था आउजा बोर्ड वाला, जिसमें बोर्ड गेम होता है, उसमें फिर दूसरे मतलब वर्ल्ड के भूत वगैरह से बात करते हैं, तो ये सब चीजें। तो शमन हो सकता है, स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि मतलब वो शमन हो, कोई मतलब जो फिगर बनाया हुआ कोई शमन का हो, जो कि जिसके पास एक मैजिकल पावर्स होती हैं और वो दूसरे संसार के लोगों से बात कर सकता है। दूसरे संसार मतलब भूत प्रेत आत्माओं ये सब चीजों से। तो हो सकता है ये जो फिगर हो वो किसी शमन का हो। आई होप आप लोगों को पार्ट 2 क्लियर हुआ हो। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो आई मीन आएगा आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, जो सेकंड 16 महाजनपद वाला चैप्टर है उस पर। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। नोट्स इस चैप्टर के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे सोशल हैंडल्स पर भी डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। पर एक चीज दोबारा कहूंगा कि यार वीडियो प्लीज आप लोग पूरी देखना, वरना नोट्स आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, ऐसा होता है बहुत बार। सो बने रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। एंड दिस वाज ऑल। थैंक यू।